रोमन साम्राज्य, भले ही इसे खत्म हुए सदियां बीत गई हों, लेकिन इसका असर आज भी हर जगह महसूस किया जा सकता है। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने कुल मिला के 2000 साल से भी ज्यादा दुनिया पर राज किया। तो चलिए, आज इसी की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये कहावत तो हम सबने सुनी ही है, लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये उस साम्राज्य की असली कहानी है जिसे बनने में सदियां लगीं और जिसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। यकीन मानिए, रोम की विरासत हमारे चारों ओर है। आज हम गणतंत्र, सेनेट और वीटो जैसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो सीधे रोमन राजनीति से आए हैं। यहां तक कि आधुनिक सेना का जो ढांचा है, उसकी नींव भी उन्होंने ही रखी थी। और एक वक्त तो ऐसा था जब दुनिया का हर 5वां इंसान रोमन था। तो सवाल यही उठता है कि ये सब हुआ कैसे? कैसे एक छोटा सा गांव दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया और फिर अचानक सब कुछ खत्म कैसे हो गया? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हर महान कहानी की तरह रोम की कहानी की शुरुआत भी मिथ्स और लेजेंड से होती है, लेकिन इसकी असलियत, यकीन मानिए, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, रोम की शुरुआत की एक मशहूर कहानी है रोमुलस और रेमस की, जिन्हें कहते हैं कि एक भेड़िए ने पाला था। लेकिन सच तो ये है कि ये कहानी बाद के इतिहासकारों ने गढ़ी थी ताकि उनके साम्राज्य को एक शानदार शुरुआत मिल सके। असल में रोम की शुरुआत हुई थी 625 ईसा पूर्व के आसपास टाइबर नदी के किनारे बसे एक छोटे से व्यापारिक केंद्र से। रोम का राजनीतिक सफर देखें तो इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: राजशाही, फिर गणतंत्र और आखिर में साम्राज्य। राजशाही का अंत हुआ जब आखिरी राजा टार्किन द प्राउड, जो एक बहुत ही जालिम शासक था, उसे लोगों ने गद्दी से उतार दिया। और बस यहीं से 509 ईसा पूर्व में रोम के गणतंत्र यानी रिपब्लिक के दौर की शुरुआत हुई। रिपब्लिक के दौर में रोम ने जबरदस्त विस्तार किया, मतलब अपनी सीमाओं को बहुत तेजी से बढ़ाया। लेकिन इस विस्तार की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस दौर का सबसे बड़ा टकराव था प्यूनिक वॉर्स। ये असल में 3 जबरदस्त युद्धों की एक सीरीज थी जो रोम और उस वक्त की एक और सुपर पावर कार्थेज के बीच लड़ी गईं। इन लड़ाइयों में रोम ने कार्थेज के महान जनरल हैनिबल को भी हराया। और कहानी का अंत जानते हैं कैसे हुआ? तीसरे युद्ध के आखिर में रोम ने कार्थेज शहर को मतलब पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया, जिसमें करीब करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। इस विशाल विस्तार से रोम बहुत अमीर तो हो गया, लेकिन यही अमीरी अपने साथ घरेलू संकट भी ले आई। राजनीतिक अस्थिरता फैलने लगी, गृह युद्ध शुरू हो गए और जो भी नेता गरीबों के हक में आवाज उठाता, उसकी हत्या कर दी जाती थी। इससे एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हो गया। और इसी अस्थिर माहौल में इतिहास के सबसे मशहूर शासकों में से एक का उदय हुआ। नाम था जूलियस सीजर। जब गणतंत्र की संस्थाएं कमजोर पड़ने लगीं, तो सीजर ने 2 और ताकतवर जनरलों पॉम्पी और क्रैसस के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। इसे ट्रायम्विट के नाम से जाना जाता है। इन तीनों ने मिलकर रोम की राजनीति को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला और जल्द ही सत्ता के लिए आपस में ही लड़ने लगे। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सीजर ने गॉल पर हमला कर दिया, आज का फ्रांस और उसके आसपास का इलाका। कहते हैं कि इस युद्ध में सीजर की सेना ने 10 लाख गॉल्स को मार डाला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 10 लाख लोगों को गुलाम बना लिया गया। गॉल की इस जीत ने सीजर को रोम में अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय और ताकतवर बना दिया। लेकिन उसकी ये बढ़ती ताकत सेनेट की आंखों में खटकने लगी थी। अब सीनेट को यह डर सताने लगा था कि सीजर कहीं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर बैठे। और इसी डर के चलते 15 मार्च 44 ईसा पूर्व को सीनेट के ही कुछ सदस्यों ने मिलकर सीजर की हत्या कर दी। और जानते हैं इस ग्रुप में कौन शामिल था? उसका अपना करीबी दोस्त ब्रूटस। कहते हैं सीजर के आखिरी शब्द यही थे, तुम भी ब्रूटस? विडंबना देखिए, इस हत्या से गणतंत्र बचा तो नहीं, उल्टा रोम एक बार फिर से सिविल वॉर की आग में झुलस गया। सीजर की मौत के बाद गणतंत्र पूरी तरह खत्म हो गया और यहीं से शुरू हुआ रोमन साम्राज्य का दौर। एक ऐसा दौर जिसमें अभूतपूर्व शांति भी थी और भयानक अत्याचार भी। सीजर के गोद लिए बेटे ऑक्टेवियन ने मार्क एंटनी और क्लियोपैट्रा को हराया और ऑगस्टस का नाम अपनाकर रोम का पहला सम्राट बना। उसके राज से पैक्स रोमाना यानी रोमन शांति का 200 साल लंबा दौर शुरू हुआ। ये एक सुनहरा दौर था, समृद्धि का, स्थिरता का और शानदार वास्तुकला का। देखिए, साम्राज्य का भाग्य अक्सर उसके सम्राट पर टिका होता था। एक तरफ ऑगस्टस जैसे शासक थे जिन्होंने दशकों के गृह युद्ध के बाद शांति कायम की,
तो दूसरी तरफ नीरो और कैलिग्यूला जैसे क्रूर और पागल शासक थे जिन्होंने अपनी अय्याशी और अत्याचार से साम्राज्य को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। नीरो की मौत के बाद जो अराजकता फैली उसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये। साल 69 ईस्वी में सिर्फ 1 साल के अंदर 4 अलग अलग सम्राट गाल्बा, ओथो, विटेलियस और वेस्पेशियन सत्ता में आए और मारे गए। ये दिखाता है कि साम्राज्य के अंदर कितनी गहरी अस्थिरता थी। अब साम्राज्य धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। अंदरूनी फूट और बाहरी हमलों का दबाव इसे लगातार कमजोर कर रहा था। 285 ईस्वी में सम्राट डायोक्लेशियन ने इस संकट से निपटने के लिए एक बड़ा ही अनोखा तरीका अपनाया। उसने विशाल साम्राज्य को पश्चिमी और पूर्वी 2 हिस्सों में बांट दिया और सत्ता को 4 शासकों में विभाजित कर दिया। लेकिन इस कदम ने अनजाने में ही साम्राज्य के 2 टुकड़े होने की नींव रख दी। समय के साथ इन दोनों हिस्सों के बीच का फासला बढ़ता ही गया। ग्रीक बोलने वाला पूर्वी साम्राज्य, जो बाद में बाइजेंटाइन एम्पायर बना, वो तो अमीर और मजबूत होता गया, जबकि लैटिन बोलने वाला पश्चिमी साम्राज्य आर्थिक संकट और लगातार हमलों से कमजोर होता चला गया। और फिर कहानी का आखिरी अध्याय आया। गॉथ और वेंडल जैसी जर्मैनिक जनजातियों के लगातार हमलों ने पश्चिमी साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आखिरकार 476 ईस्वी में आखिरी पश्चिमी रोमन सम्राट को गद्दी से हटा दिया गया और इसी के साथ महान रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। रोमन साम्राज्य की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये सत्ता, महत्वाकांक्षा और इस बात का एक सबक है कि समय के साथ सब कुछ कैसे बदल जाता है। और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, रोम के पहले पौराणिक राजा का नाम क्या था? रोमिलस। और उसके आखिरी सम्राट का नाम? वो भी रोमिलस था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इतिहास हमें कोई गहरा संकेत दे रहा था? सोचने वाली बात है ना?